हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान का जो कल का पहला लेक्चर था वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख लें। क्योंकि संविधान की शुरुआत कैसे हुई, भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान की परिभाषा क्या होती है, संविधान का अर्थ क्या होता है और भारतीय संविधान किस श्रेणी का संविधान है और कौन सा संविधान सबसे बड़ा है, कौन सा संविधान विश्व का सबसे छोटा है, सारी चीजों पर हम लोगों ने बात कर ली थी। तो कल का वीडियो जहां खत्म किए थे हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने भारतीय संविधान के विकास तक की चीजें देख ली थी। उसके बाद देखा था कि भारत में कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है, तो ब्रिटिश संसद की तरफ से कंपनी को चलाने के लिए एक्ट और चार्टर भेजे जाते हैं। तो वहीं की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। तो उसे दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। पहला भाग कौन सा था, कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन कब से कब तक बताया था मैंने आप लोगों को, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक, 1853 के चार्टर एक्ट तक कंपनी का शासन था। उसके बाद आ जाता है ताज का शासन। तो ये जो ताज का शासन है आपका, ये चलता है 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जब 1773 से कंपनी शासन करने लगती है और ब्रिटिश संसद की तरफ से इसके लिए एक्ट भेजे जाते हैं, उसके तहत ये काम करती है। तो आगे चल के 1857 में एक विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह के बाद जो यहाँ की ब्रिटिश सरकार थी उसकी तख्ता पलट हो जाती है। क्या होता है कि भूचाल टाइप का आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। क्योंकि यहाँ ये लोग समझ गए थे कि भारतीय जनता पहले जैसी नहीं रह गई है, इसमें भी अब जागरूकता आ रही है, यह स्वतंत्रता की मांग करने लगेगी। इसलिए फिर इन लोगों ने अपनी वही नीति अपनाई, फूट डालो राज करो की, और कंपनी जो यहाँ भारत पर शासन करती थी उसका शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन वहां से भारत पर शासन करने लगा। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कंपनी का शासन कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों को 7 से 8 एक्ट मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। उन सारे एक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि मैं आप लोगों को जीरो से लेके चल रहा हूं कि अगर इंसान को कुछ भी चीज पता ना हो तो आप बताओ तो उसे एकदम बेस लेवल से बताना पड़ता है। तो इसीलिए जब मैंने भारतीय संविधान स्टार्ट किया तो एकदम बेस से मैंने शुरू किया था और एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। हर सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को आएंगे और इसी तरह विस्तृत रूप में सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो जो अब हम लोग देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह भारत का पहला ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का शासन स्थापित होता है कि ब्रिटिश संसद के तहत कंपनी कार्य करती है यहाँ एक शासक के रूप में, और इसके द्वारा केंद्रीय सत्ता की स्थापना होती है भारत में। कंपनी एक शासक के रूप में उभर कर आती है। तो इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। सारी चीजें मैं एक एक करके लिखूंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा आप लोगों का। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहला बदलाव हुआ, क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया या पद नाम दिया गया। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पूछता है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम कब दिया गया?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके तहत क्या होता है कि गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, वो आपके कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा जिस तरह से मैं खुद का नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था। सारी चीजें आप लोग लिखते जाइए। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। और एक बदलाव क्या हुआ था कि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, तो जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी आपकी और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। तो फैक्ट क्या निकल के आता है? उस समय मुंबई के नाम से नहीं था, बंबई बोला जाता था। बंबई तथा मद्रास, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंबई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। और इसी के तहत कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है, पहली प्रेसिडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी की स्थापना। मैं बोलकर भी चीजें आप लोगों को क्लियर कर सकता था, लेकिन मैं नोट डाउन इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग साथ में नोट्स बनाइए। प्रेसिडेंसी की स्थापना, इसमें सदस्यों की संख्या पूछता है। तो एक गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य थे। इस प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य थे। और एक सबसे बड़ा फैक्ट जो इसका है कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक, ये फैक्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना है। और इसके तहत जो सबसे बड़ा फैक्ट क्या आता है कि जब इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोर्ट की, तो इसमें 3 जज नियुक्त हुए, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो उनका नाम पूछता है। तो इसमें क्या देखेंगे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जो पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था इलिजाह इम्फे। इलिजाह इम्फे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? 3 अन्य न्यायाधीशों में पहले थे आपके चैम्बर्स। दूसरे का नाम था आपका लिमेंसडर। और जो तीसरे का नाम था हाइड। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है। यहां तक कि यूपीएससी के पेपर में भी मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन बना है, जजों के नाम पूछता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरे कौन से थे? हाइड। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत आपकी 3, 4, 5 कुल 6 फैक्ट निकल के आते हैं। और इन फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन करते जाइए, नोट्स अपना प्रिपेयर करते रहिए। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, पूरी तरह आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीजें याद हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे क्या? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से आया था एक्ट, उस पर बात करने वाले हैं। आइए, (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके नाम से ही लग रहा है कि यह किसी कमी को दूर करने या किसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए लाया गया था। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
इसके तहत क्या किया गया था, यह किस लिए आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए, ठीक। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए सॉरी 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा। इसके तहत क्या सुधार हुआ कि जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों में विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और इसके तहत कलकत्ता की जो सरकार थी वह सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाने का अधिकार अपने पास रख लेती है। तो ये हो गया आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आपका क्या आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो बहुत ही फेमस है। 1700 पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा है, तो वो 1784 का एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। वीडियो के लास्ट में सारे एक्ट में एक साथ लिख के आप लोगों को याद करवा दूंगा, वीडियो में बने रहिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट या एक्ट को अधिनियम भी बोलते हैं। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि दोहरे शासन का आरंभ हो जाता है, भारत में दोहरा शासन प्रणाली लागू हो जाती है। देखिए, दोहरा शासन प्रणाली, दोहरा शासन प्रणाली की शुरुआत होती है और इसके तहत क्या होता है, जो पहला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा जो भाग होता है दोहरा शासन है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड जिसे बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कहां शासन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था यह कंपनी पर इसका अधिकार था, कंपनी का शासन देखता था। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत क्या देखा जाता था, आपका राजनीतिक मामले, क्योंकि कंपनी शासक भी बन चुकी थी, राजनीतिक मामले देखे जाते थे किसके तहत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। और कंपनी के लिए जो मामले रहते थे उन्हें किसके माध्यम से देखा जाता था, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से देखा जाता था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यही बदलाव होता है कि दोहरा शासन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है और इनका जो नियंत्रण होता है दो बोर्डों के माध्यम से होता है। पहला बोर्ड कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामले के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मामलों के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। इसे आप लोग नोट डाउन करें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी 1793 का एक छोटा सा चार्टर एक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, 1793 का इसे कोई बताता नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से 1813 का चार्टर एक्ट ला देते हैं, लेकिन 1793 का चार्टर एक्ट अपनी अहमियत रखता है। 1773 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें एक ही फैक्ट के निकल के आता है, कौन सा है वो आपका, जो नियंत्रण बोर्ड था आपका, नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों के वेतन भत्ते, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों का वेतन भत्ता कहां से निर्धारित किया गया, भारतीय
राजकोष से, भारतीय राजकोष से देने का निर्णय किया गया। देने का निर्णय पूछता है कि जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों का वेतन और भत्ता भारतीय राजकोष के तहत दिया जाता था वह किस चार्टर के अंतर्गत लागू किया गया था? तो आपका कौन सा है? सॉरी, 1793 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? 1813 के चार्टर एक्ट की। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। इसके तहत अब जो कंपनी का शासन था, आप लोगों ने देखा कि कंपनी पूरी तरह से शासक और व्यापारी बनी हुई थी। कहां पर? भारत में। इसे एकाधिकार था कि वहां ये नियम लागू किया गया था कि वहां से कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज, अगर व्यापारी चाहे ब्रिटेन से कि आके मैं भारत में व्यापार कर लूं, उसे अनुमति नहीं दी जाती थी वहां के महारानी विक्टोरिया के द्वारा। क्यों? एलिजाबेथ के द्वारा, सॉरी। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, शासक भी बन गई, उसके लिए वहां से एक्ट पारित कर करके दिए जाते थे इसे नियंत्रण में करने के लिए। तो इससे जो मुनाफा होता था वह कंपनी के द्वारा ब्रिटेन भेजा जाता था। तो ब्रिटेन के राजकोष में भारत के व्यापार से काफी ज्यादा फायदा होता था। तो ये होता था कि जो कंपनी थी वो किसके अंतर्गत थी? सॉरी, वो कंपनी अंतर्गत थी ब्रिटिश सरकार के। शासन वो करती थी लेकिन एक्ट वो पास करता था। तो उसे जो होता था लगान वगैरह निर्धारित किया जाता था कंपनी के लिए, सॉरी उसके लिए, ब्रिटेन की संसद के लिए। तो जब अगर आम व्यक्ति आके अकेले से अपना व्यक्तिगत रूप से व्यापार करेगा तो वो उतना टैक्स अदा नहीं करता है, टैक्स की चोरी करता है। तो इसलिए किसी को भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो अब देखिएगा इसमें बदलाव क्या होता है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके तहत आपको 3 से 4 पॉइंट मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बना है। पहला फैक्ट यह आता है कि कंपनी के भारत पर व्यापार का एकाधिकार, कंपनी के भारत पर व्यापार का एकाधिकार, मतलब कंपनी भारत पर जो व्यापार करती थी उसका एकाधिकार था, वही व्यापार करती थी। यहां बस और कोई नहीं कर सकता था ब्रिटेन का व्यक्ति। एकाधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया। गौर करिएगा, अभी एक पॉइंट और निकल गया है। कंपनी के भारत पर व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो चीन के साथ व्यापार था, चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी भारत में, उसे चीन के साथ व्यापार तथा किसके साथ? पूर्वी देशों से, पूर्वी राज्यों से या देशों, उस समय देश को भी राज्य ही बोला जाता था। तो पूर्वी राज्यों से चाय का व्यापार, चाय का व्यापार वैध रखा गया, मतलब कि इस पर रोक नहीं लगाई गई। देखिए, जब 1813 का चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट के तहत जो कंपनी अकेले भारत पर शासन करती थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह लगान उस हिसाब से नहीं दे रही थी ब्रिटिश संसद को। तो क्या होता है कि जब इसके अधिकार को समाप्त किया जाता है तो दो इसके जो अधिकार थे उन्हें समाप्त नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उस समय के जो संसद थे वहां के ब्रिटेन के, उन्हें काफी ज्यादा घूस दे दी थी, बहुत ज्यादा पैसे यहाँ की जो इनकम होती थी उन्हें भर देती थी। तो वो भी इसका साथ देने वाले थे। तो दो व्यापार पर इसके पूर्ण अधिकार को कायम रखा गया। वो कौन सा व्यापार था कि जो चीन के साथ व्यापार होता था कंपनी का वो बना रहेगा, और पूर्वी राज्यों से जो चाय का व्यापार होता था वह बना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो इसके तहत अब एक फैक्ट और आता है आपका, कौन सा फैक्ट है वो? कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है तो ब्रिटिश व्यक्तियों को भारत में व्यापार का अधिकार मिल जाता है, व्यापार का अधिकार मिलता है, लेकिन कानूनी सीमाओं के तहत। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी करके चला जाएगा, किसी भी चीज का व्यापार नहीं, उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। कानूनी संविधान के तहत
तो ये 3 फैक्ट हो गए। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट तौर पर आता है, देखिए क्या है कि उस समय क्या चला था कि हिंदू और मुस्लिम जो थे इंडिया में अपने, उनके धर्म को परिवर्तित किया जाता था किसमें, ईसाइयों में। तो जो ईसाई पादरी थे उन्हें आने की अनुमति नहीं थी इंडिया में ब्रिटेन से। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत वहां के जो पादरी थे वो इंडिया में अब आ सकते हैं। तो फैक्ट क्या निकल के आता है, ईसाई पादरियों का भारत में प्रवेश पर छूट, पहले छूट नहीं थी। ठीक, तो इतने फैक्ट हो गए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। उम्मीद करता हूं चीजें याद हो रही होंगी, और ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने लोगों का वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे वो क्या करते हैं, बड़ा सा बोर्ड रख लेंगे और बोर्ड में सारी चीजें पहले से ही लिख के रख के समझा देते हैं बस। तो मैं इसलिए इस तरह से इसलिए लिखता हूं आप लोगों को सारी चीजें आप लोग याद करें, नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। जैसे मैं इतना एक टॉपिक पढ़ा कर रुकता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो तुरंत वीडियो को पॉज करके इसे लिख के एक बार रिपीट करिए, चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वो, उसके तहत काफी सारी बदलाव हुए हैं, तो इसे मैं अब रफ कर रहा हूं। आप लोगों को डेली इसी तरह वीडियो मिलेगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को धोखे में रखूं। ठीक है, तो चीजें सारी आप लोगों को मिलेंगी, बस वीडियो में बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियोस को। आइए, जो 17 अब हो गया हमारा 1813 का चार्टर हो गया, सॉरी, अब हम लोग देखेंगे 1835 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या बदलाव होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल उस समय क्या था कि गवर्नर जनरल ही भारत में शासन करते थे। ठीक है, तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1835 का जब चार्टर एक्ट लाया गया तो इसके तहत उस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कैसे, जैसे एक राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, वह राज्य में शासन कर रहा हो और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की पदवी दे दी जाए। समझ रहे हैं आप लोग कि वह एक राज्य से पूरे देश पर कंट्रोल करने लग जाएगा। तो जो वो गवर्नर बंगाल का था उसे कहां का बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो यही चीजें इसके तहत होती हैं। पहला क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल दोनों जी से शुरू होता है, तो मैं उसे क्या लिखूंगा, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, इससे हो गया गवर्नर, जी से जनरल। ठीक, ये हो गया। और पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक था। तो इसके तहत दो फैक्ट और आते हैं। 1813 के पहले जो कानून बने थे, पुराने कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और 1835 का जो चार्टर एक्ट था, इसके पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कानून कहते हैं, और इस एक्ट के बाद जो कानून बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं, एक्ट या अधिनियम कहते हैं। तो चीजें क्या निकल के आती हैं, पहले के कानून मतलब 1835 के चार्टर एक्ट के आने के पहले जो कानून थे उन्हें क्या कहते हैं, नियामक कानून। क्या बोलते हैं, नियामक कानून। और जो बाद के हैं, मतलब इस एक्ट के तहत जो बने और इस एक्ट के बाद जो कानून बने उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बाद के कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। एक्ट या अधिनियम कहा गया। और इसके तहत एक चीज और आती है कि पहली बार सिविल सर्वेंट,
सिविल सेवकों के लिए जो आज आप लोगों की अखिल भारतीय सेवा है, क्या आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, देखिए सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता मतलब जैसे इस समय होता है कि एग्जाम कोई भी दे के क्रैक कर सकता है। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई लेकिन खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से इसका विरोध हुआ और इसे स्थगित कर दिया गया। तो इतनी सारी चीजें निकल के आती हैं 1835 के चार्टर एक्ट से। क्या क्या है मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा दूं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम वेंटिक। 1835 के चार्टर के पहले जो कानून थे उन्हें नियामक कानून कहा गया और बाद में जो कानून बने उस कानून को क्या बोला गया, एक्ट बोला गया। और इस कानून के तहत एक बदलाव और होता है कि जो सिविल सर्वेंट की सर्विस होती है सिविल सेवा की, उसकी शुरुआत की गई लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। तो पूछ लेता है कि पहली बार सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता कब शुरू की गई, तो वो 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा शुरू की गई। लेकिन पूर्णतः कब लागू हुई, जब अगला एक्ट में बताने वाला हूं आप लोगों को चार्टर 1853 का, उसमें ये चीजें क्लियर हो गई। तो आइए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अगर इसे कलेक्ट करना चाहेंगे ना तो एक बार वीडियो देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूं लिख के बता रहा हूं, इसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। कोई बुक नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, जो फैक्ट है सिर्फ वही जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। आइए 1800 आज का लास्ट चार्टर हम लोगों का 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है इसके तहत क्या होता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था इसकी परिषद के जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। आइए देखते हैं। पहला, गवर्नर जनरल के विधान परिषद में, गवर्नर जनरल के विधान परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, अलग अलग किया गया। पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी उस विधान परिषद के तहत क्या होता था कि जो आपके विधायी कार्य हैं और आपके जो कौन से कार्य हैं प्रशासनिक कार्य, दोनों एक साथ होते थे। लेकिन इसके तहत इसे अलग किया गया। और एक फैक्ट आता है कि गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन होता है, एक नई विधान परिषद का गठन होता है जो केंद्रीय विधान परिषद होती है और उसका नाम क्या है, भारतीय विधान परिषद के नाम से वह गठित होती है। गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन होता है, विधान परिषद का गठन होता है। और ये कैसी होती है, केंद्रीय। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार किस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, तो वो कौन सा था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और जो ये परिषद बनाई गई, इस परिषद का नाम क्या था, किस नाम से बनाई गई, भारतीय विधान परिषद, गवर्नर जनरल के लिए। ठीक। और इसके तहत जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि 1835 के चार्टर में सिविल सर्वेंट के लिए क्या किया गया था, खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था। किसके विरोध के कारण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कारण। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहली बार
पहली बार तो हो चुका था। पूर्णतः सिविल सेवकों के लिए पूर्णतः खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ होता है। और इसके लिए क्या होता है, एक समिति बनाई जाती है। सिविल सर्वेंट्स के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति का नाम क्या है, मैकाले समिति। इसके लिए, किसके लिए, सिविल सेवकों के लिए। इसके लिए मैकाले समिति का गठन हमेशा पूछता है कि सिविल सेवा जब स्टार्ट की गई तो उसके लिए किस समिति का गठन किया गया था, मैकाले समिति का गठन, मैकाले समिति का गठन किया गया। और जब मैकाले समिति का गठन हुआ, इसके तहत सिविल सेवा स्टार्ट की गई, तो मैकाले को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लिख लेते हैं इसे नोट करके, आप लोग नोट के रूप में एक पॉइंट लिख लीजिएगा। मैकाले को भारतीय सिविल सेवा का या प्रशासनिक सेवा आप लोग कह सकते हैं, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। मैकाले को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो ये जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत इतने सारे बदलाव किए गए थे। ये आप लोग याद रखेंगे, मैकाले समिति और मैकाले को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा गया। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद पहली बार आई किस नाम से, सॉरी, भारतीय विधान परिषद के नाम से। तो जो हम लोगों का कंपनी का शासन था 1773 से कहां तक, 1853 तक के चार्टर एक्ट का, उसे हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर कर लिया। अब कल का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ताज का शासन कौन सा, 1858 से शुरू होगा आपका और कहां तक रहेगा, 1947 तक। तो कल के वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से खत्म कर देंगे। परसों जो हम लोगों का वीडियो स्टार्ट होगा, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।